देश आज़ाद होने से पहले इंडिया कुछ ऐसा दिखता था। ब्रिटिश इंडिया पे दो तरीके से राज करता था। ये मैप में आपको येलो और पिंक कलर दिखा रहा होगा, या जहाँ येलो कलर है वहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्टली राज था, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। और जो स्टेट्स आपको पिंक कलर दिख रहा है, वहाँ ब्रिटिशर्स वहाँ के राजा या निज़ाम के साथ मिलकर इनडायरेक्टली रूल करते थे, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। इन स्टेट में राजा सब कुछ संभालते थे स्टेट का, सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। और ये जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, जोधपुर ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। ऐसे करके करीब 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। देखिए, जब ब्रिटिशर्स का इंडिया को जाने का टाइम आता है, जब इंडिया में 1947 3 जून को एक माउंटबेटन प्लान लेके आती है, जिसमें यह था कि रिलीजियस डेमोग्राफी यानी कि ब्रिटिश इंडिया को हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से दो देशों में डिवाइड किया जाएगा। ये जो प्लान था, इसमें सब में इम्पोर्टेंट बात ये थी, सिर्फ ब्रिटिश इंडिया को ही डिवाइड किया जाएगा, प्रिंसली स्टेट्स को नहीं। इस प्लान में ये कहा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनकी मर्जी है, वो इंडिया के साथ रहना चाह रहे तो इंडिया के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ रहना चाह रहे तो पाकिस्तान के साथ रहे, उनका मन है इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट। उस टाइम पे ऐसे एरिया वाइज पॉपुलेशन रहती है, जो डार्क ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी। ये जो माउंटबेटन प्लान था, इसको इंडिया में 18 जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बोलकर लागू किया जाता है, जिसमें बंटवारा शुरू किया जाता है, जिसमें ईस्ट बंगाल जो था वो पाकिस्तान का नहीं गया, जो पंजाब के दो हिस्से होते हैं, इसमें वेस्ट बंगाल पाकिस्तान के पास जाता है, सिंध और ये जो पूरा ग्रीन कलर का है वो पाकिस्तान के पास गया। बाकी जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था वो इंडिया को आया। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद होता है। ये जो एरिया था इस तरीके से बांटा गया था। ये जो खाली दिख रहा है ये सारे प्रिंसली स्टेट्स। ये जो प्रिंसली स्टेट्स है इनको इंडिया की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने खैमे में खींचने के चक्कर में थे। पाकिस्तान के पास ये सब प्रिंसली स्टेट्स आए थे और बाकी सब इंडिया के पास आए। ये सब चीज़ें जितनी आसानी से बता रहा हूँ उतनी आसानी से हुए नहीं। कुछ को डंडे के जो किसी को लालच दे के जब भी इन प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करता था तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन एग्रीमेंट है, ये साइन किया जाता था। इस डॉक्यूमेंट में मेनली वही चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स के साथ निकाला गया था, यानी कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। इनको छोड़ के बाकी सब इंटरनल मैटर है वो राजा खुद देखेगा। छोटे बड़े सारे प्रिंसली स्टेट्स मैटर सॉल्व हो गया था, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। रीज़न ये था कि हैदराबाद और जूनागढ़ के राजा मुस्लिम था और मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी, और कश्मीर में राजा हिंदू था और मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। और इन तीनों स्टेट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए पाकिस्तान और इंडिया में बहुत बहस चालू हो गई थी। जूनागढ़ का जो राजा था मोहम्मद खान, इन्होंने अपना दीवान रखा था, वो शाहनवाज भुट्टो था। इसका जूनागढ़ से कुछ लेना देना था। ये जो था वो कराची से था। इसका जो झुकाव था और राजा के साथ पाकिस्तान पे था। 15 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ने की बात चल रही थी, जब जूनागढ़ के निज़ाम और राजा ने कहा हम पाकिस्तान से मिलेंगे। 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। जब जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ डॉक्यूमेंट साइन किया तो वल्लभ भाई पटेल बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तरफ तुम ये कह के पार्टीशन कराते हो कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, दूसरी तरफ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट पाकिस्तान में रहते हैं। वहीं जिन्ना कहते हैं अगर इस हिसाब से देखें तो कश्मीर हमारे पास आना चाहिए। यहाँ से कहते हैं कि इंडिया तो सेकुलर कंट्री है। इसके चलते जूनागढ़ में दो रियासतें थी, मंगलोर और बाबरीगढ़। इन दोनों के राजा ने मिलकर इंडिया के साथ पेपर साइन करना शुरू किया था। फिर इंडिया ने आर्मी भेज के जूनागढ़ को घेर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था जो जूनागढ़ का जो कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके से सप्लाई ना हो। ये सब के चलते जूनागढ़ का जो राजा था वो डर के मारे पाकिस्तान भाग जाता है। तो अब जूनागढ़ का जो होना है वो वहाँ की जनता डिसाइड करती है। फिर 28 फरवरी 1948 को प्लेबिसाइड होता है, जिसमें 99.9% इंडिया के फेवर में आती है, और इस तरीके से जूनागढ़ इंडिया में शामिल होता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की। वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू की थी। वहाँ के निज़ाम मीर उस्मान अली का ये मानना था कि इंडिपेंडेंट रहे या फिर मजबूरी में अगर कहीं जाना पड़े तो पाकिस्तान के साथ मिले। अगर हैदराबाद को देखें तो वो इंडिया के बीचों बीच है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट कंट्री रहना इंडिया के लिए मुश्किल साबित होता। इसलिए इंडिया क्या करता है, बैक टू बैक निज़ाम के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। निज़ाम क्या करता है कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं। उसमें होता है कि अब जैसी सिचुएशन है वो वैसे ही रहने देंगे, 1 साल के बाद
हैदराबाद और इंडिया की क्या रिलेशनशिप है वो देखेंगे। लेकिन हैदराबाद के निज़ाम ने पाकिस्तान से डिस्कशन शुरू कर दिया और एक पर्सनल आर्मी भी बना रही जिसका नाम रजाकार था। हैदराबाद का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में भी चली जाती थी और बहुत मारपीट मचाती थी। ये आर्मी का मानना था कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहिए। क्या गुनाह चाहते हुए भी आर्मी भेजना पड़ता है वो। नेहरू जी उसके खिलाफ थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद में आर्मी भेजते हैं। 2 दिन के अंदर ऑपरेशन पोलो लगा के हैदराबाद भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देता है। हैदराबाद भी इंडिया का पार्ट बन चुका है। अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में करीब 77% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम की थी। जम्मू एंड कश्मीर में ये था कि जब भी कोई राजा है अपनी जनता के साथ भेदभाव करा। जब मुस्लिम आया तो हिंदुओं के साथ और हिंदू आया तो मुस्लिम के साथ, ये चलता रहता था। और उस टाइम के राजा थे महाराजा हरि सिंह। इनके ऊपर भी कई सारे एलिगेशंस लगे हुए थे और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी होते रहते। और सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था ये 1931 में। इसी समय पे एक आदमी था शेख अब्दुल्ला नाम के, फारूक अब्दुल्ला के फादर, और राजा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करता है कि राजा को हटाओ, डेमोक्रेसी लेके आओ। और इसी के चलते शेख अब्दुल्ला ने और जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी भी बनाई थी। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अभी भी है। कोई टाइम पे नेहरू जी जो है सो क्विक इंडिया मूवमेंट चला रहे थे और वही टाइम पे शेख अब्दुल्ला भी क्विक कश्मीर मूवमेंट चला रहे थे। इसी के चलते दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को शेख अब्दुल्ला ने कॉन्फिडेंस दिया था कि अगर उनके हाथ में पावर आए तो वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। ये सारी बातें जो राजा हरि सिंह को भी पता थी, इसीलिए वो ना तो शेख अब्दुल्ला पसंद थे, ना जवाहरलाल नेहरू, ना ही पाकिस्तान के जिन्ना। ऐसा इसलिए था कि उसे पता था कि आगे चलते जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोनों मिलके आगे चलते कभी ना कभी डेमोक्रेसी या राजशाह लाने की बात करेंगे। और अगर पाकिस्तान से मिले आगे चल के कभी ना कभी राजा हिंदू है तो निकाल फेंकेंगे। और अगर इंडिया की बात करें तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला वहाँ पे डेमोक्रेसी की बात करेंगे, वहाँ पे उसकी गद्दी खतरे में आएंगी। यानी कुल मिला के राजा को अपनी गद्दी बहुत प्यारी थी। राजा ने कहा ना ही उसे इंडिया से मिलना ना पाकिस्तान से मिलना। हाँ, वो एक चीज़ कर सकता है कि स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट पर साइन कर सकता है। वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को दिया है, पाकिस्तान ने वो साइन करा, जिससे पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में ट्रेड, ट्रैवल, कम्युनिकेशन ये सब स्मूथली रन हो सके। लेकिन इंडिया ने ये स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट नहीं साइन किया था। पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन तो कर दिया था, लेकिन शुरू से उसको लगता था जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के अंदर रहे, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम की थी। इसलिए वो एग्रीमेंट वो छोड़ दिया और ट्रेड वो सब करना रुका दिया था। और नेक्स्ट डे अपनी आर्मी भेज के जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक कर दिया था। लेकिन अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी आर्मी ने भेजी, एक अनऑफिशियल आर्मी थी, पश्तून आर्मी, उन्हें भेजा ताकि पाकिस्तान पर ब्लेम न आए। पाकिस्तान ने इस तरफ से अटैक करना शुरू करा। कुछ ही समय में श्रीनगर तक कैप्चर कर लिया था। और ये जो पाकिस्तान के लड़ाके थे इन्होंने बहुत दंगे मचाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको मारा था। और अब राजा के एरिया में भी घुसने लगे और राजा को पता था कि अब जम्मू कश्मीर भी जाएगा और राजा की जान भी खतरे में है। और तुरंत वो इंडिया से मदद मांगता है और इंडिया का कहना था कि उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं साइन किया है तो इसलिए वो मदद नहीं कर सकेंगे। अक्टूबर 26, 1947 को राजा ने साइन कर दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन चुका था। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन सब इंडिया के हाथ में आ गया था। और शेख अब्दुल्ला को भी जेल से निकाल दिया था और डिमांड करते हैं कि शेख अब्दुल्ला को PM बना दिया जाए। 24 अक्टूबर 1947 में इंडिया की 6th बटालियन कश्मीर में लॉन्च की जाती है और पाकिस्तान को पीछे ढकलती है। और ये लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई बन चुकी है। और 20 दिसंबर 1947 को इंडियन कैबिनेट डिस्कस करती है कि UN के पास ये मैटर लेके जाए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू एंड कश्मीर ने साइन किया था ताकि UN पाकिस्तान को पीछे ढक ले और फैसला इंडियन के हक में उठा ले। अगर कश्मीर को इंडिया में मिलाने पर डिसाइड भी किया जाए तो वहाँ के लद्दाख, जम्मू जैसे शहर इंडिया में आने के लिए तैयार थे। जो कुछ शहर है जो नहीं आना चाह रहे, शेख अब्दुल्ला हैंडल कर देंगे। 21 अप्रैल 1948 को UN को जाते हैं। उस टाइम पे USA पावर में था और USA पाकिस्तान के साथ था। उसके कुछ टाइम बाद UN का रेजोल्यूशन आता है और इसमें था कि जो जहाँ पर है वहीं पर रुक जाए। और 1 जनवरी 1949 को इंडिया और पाकिस्तान वॉर रुकते हैं और जो जहाँ थे वहीं पर लाइन लगाते हैं, एवरेज लाइन ऑफ कंट्रोल। और पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी विड्रॉ करेगा, फिर इंडिया, और वहाँ कौन सा कंट्री हुकूमत करेगी वहाँ की जनता डिसाइड करेंगी, ये डिसाइड होगा। और आज तक भी प्लेबिसाइड कभी नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान में जंग चलती रहती है और इंडिया में आर्टिकल 370 लेके आ भी गया था और निकाला भी गया है।
आर्टिकल 370 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।